अपने हाथों में इंसानी कंकाल लिए जब एक आदमी कोर्ट में घुसता है तो जज वकील सब हैरान रह जाते हैं और कोर्ट में बैठे सभी लोग डर जाते हैं। वो आदमी चिल्लाकर कहता है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें ऐसी जगह ले चलता हूं जहां जमीन में ऐसे अनगिनत कंकाल दफन है। मैंने 16 सालों तक ऐसी कई महिलाओं और बच्चों को खुद दबाया है जिनकी आबरू लूटकर बेरहमी से मार दिया गया था। मुझे ये करना पड़ा और अगर नहीं करता तो वो मुझे भी मार डालते। दोस्तों, ये हॉन्टिंग कन्फेशन था साउथ इंडिया के एक बड़े रेप्यूटेड टेंपल ट्रस्ट में काम करने वाले एक सैनिटेशन वर्कर का, जिसने टेंपल अथॉरिटीज और उनसे जुड़े बड़े बड़े लोगों पर ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं कि सुनने वालों की भी रूह कांप जाए। पहली नजर में देखने पर ही ये महज एक स्कैंडल नहीं बल्कि मानव इतिहास में सामूहिक हत्याओं और पीड़ितों के सभी निशान मिटा देने वाला एक ऐसा वेल प्लान्ड क्राइम लग रहा है जिसकी एग्जांपल्स पूरी दुनिया में गिनी चुनी ही देखने को मिलती हैं। तो क्या है इस सैनिटेशन वर्कर का इस टेंपल ट्रस्ट से रिश्ता? इन लाशों का जिम्मेदार कौन है और किनके कंकाल दफन है इस मंदिर परिसर की जमीन में? जानेंगे ये सब कुछ आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप आज की इस वीडियो से कुछ सीखें तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ तो कम से कम जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस हिला देने वाली शॉकिंग स्टोरी के बारे में पता चल सके। द सेक्रेड टेंपल। इस कहानी की शुरुआत होती है एक प्राचीन और मशहूर मंदिर नगरी से, जो साइज में ज्यादा बड़ी तो नहीं, लेकिन इसका सांस्कृतिक और धार्मिक प्रभाव बहुत व्यापक है। यहाँ देश विदेश के लाखों लोग दर्शन और पूजा के लिए आते हैं। 800 साल पुरानी इस नगरी का मुख्य मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो अपने आप में ही बहुत अनूठा है। इस कारण के चलते कि इस हिंदू मंदिर का एडमिनिस्ट्रेशन एक जैन परिवार के हाथों में है। मंदिर को चलाने वाली ट्रस्ट के पास हजारों एकड़ जमीन है। यही नहीं, इनके नाम पर कई हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, धर्मशालाएं और अनाथालय चलते हैं, जिसके चलते इस टेंपल ट्रस्ट के एडमिनिस्ट्रेटर्स काफी प्रभावशाली लोग हैं। ये सिर्फ एक टेंपल ट्रस्ट नहीं, एक पूरा का पूरा धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक साम्राज्य है जिसका प्रभाव सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं। अब मैं इस टेंपल या फिर उसके ट्रस्टीज का नाम नहीं ले रहा, तो उसके पीछे भी एक कारण है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। द कन्फेशन। अब हुआ क्या है कि इसी टेंपल ट्रस्ट में पहले काम कर चुके एक सफाई कर्मचारी ने 2 दशकों तक यहाँ हुई हत्याओं, यौन उत्पीड़न और महिलाओं के गायब होने के ऐसे वाक्यों के बारे में पुलिस को रिटर्न में बताया है और मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर सुनाया है, जिनके बारे में पढ़कर ही दिल कांप उठता है। इसने बताया कि 1998 से 2014 के बीच जब ये टेंपल बोर्ड में एक सफाई कर्मचारी के तौर पर काम कर रहा था, तब इसने अपने सीनियर्स और कुछ बड़े प्रभावशाली लोगों के कहने पर 100 से भी ज्यादा महिलाओं और बच्चियों की लाशों को ठिकाने लगाने का काम किया। कुछ को जला दिया तो कुछ को ट्रस्ट की जमीनों में ही दफना दिया। इसके मुताबिक ये सभी लाशें उन महिलाओं या बच्चियों की थी जिनका यौन उत्पीड़न करने के बाद उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। अपने अकाउंट्स में वो बताता है एक ऐसी 13 साल की बच्ची के बारे में जिसकी लाश पर उसकी स्कूल ड्रेस तो थी लेकिन अंडरगारमेंट्स गायब थे, और एक 20 साल की ऐसी महिला के बारे में जिसका चेहरा तेजाब से पूरी तरह से जलाकर न्यूज़पेपर से रैप किया हुआ था। उसने बताया कि उससे ये सब जबरदस्ती करवाया गया और अगर वो तब ये ना करता तो उसकी भी लाश इन्हीं के साथ कहीं गाड़ दी जाती। फिर 2014 में जब इस सफाई कर्मचारी के परिवार की ही एक नाबालिग लड़की को इन दरिंदों ने नोच खाया तो इसकी हिम्मत ने भी जवाब दे दिया और ये टेंपल ट्रस्ट का काम छोड़कर वहां से भाग गया और फिर छिपकर रहने लगा। इस दौरान उसने बहुत कोशिश की कि जो कर्म उसने किए हैं उन्हें वो भूल सके, लेकिन रात में जब वो सोने की कोशिश करता तो उन महिलाओं और बच्चियों के शत विक्षत चेहरे उसकी आंखों के सामने आ जाते और वो कई दिन तक तो सो ही नहीं पाता। उसने जैसे तैसे 10 साल ऐसे ही काट दिए, लेकिन फिर पश्चाताप करने की इच्छा लिए वो 2025 में एक बार फिर उस पवित्र नगरी में लौटा और जहां उसने लाशें दबाई थी वहां गया, उन्हें खोदकर बाहर निकाला, उन्हें फोटोग्राफ किया और फिर ये एविडेंस लेकर कोर्ट जा पहुंचा। अपनी स्टेटमेंट में उसने साफ कहा कि उसे इन लाशों को ठिकाने लगाने के लिए कहने वाले और धमकाने वाले मंदिर प्रशासन से ही जुड़े हुए लोग हैं, जिनके नाम वो तभी सामने लाएगा जब उसे विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2018 के अंतर्गत लीगल प्रोटेक्शन मिल जाएगी। अब दोस्तों, इस विसल ब्लोअर के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन वो यहाँ तक भी कितनी मुश्किलें पार करके पहुंचा है हम सभी का ये समझना बहुत जरूरी है, ताकि ये क्लियर हो सके कि अपने यहाँ जस्टिस मिल पाना कितना मुश्किल है। चैलेंजेस इन द सिस्टम। तो सबसे पहले तो पुलिस ने इस शख्स को सीरियसली लिया ही नहीं और पागल करार दे दिया, लेकिन फिर बड़ी जद्दोजहद के बाद FIR लॉन्च कर ली गई। मानव कंकाल और फोटोज कस्टडी में लेकर पुलिस ने जांच शुरू तो कर दी, लेकिन उनका रवैया अभी भी कोऑपरेटिव नहीं था। फिर उसे सिविल जज के सामने जब पेश किया गया
तो उसका चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था और वकीलों को उस दिन कोर्ट रूम में एंट्री ही नहीं दी गई। इसके बाद अथॉरिटीज ने स्टेट की विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम के तहत कहने को तो उसे प्रोटेक्शन दे दी, लेकिन जब अपने लॉयर्स और मीडिया को लेकर वो एक बरियल साइट पर पहुंचा तो ये जानने के बावजूद कि वहां आज इन्वेस्टिगेशन की जानी है, पुलिस वहां पहुंची ही नहीं। साइट खुली पड़ी थी, जबकि फॉरेंसिक टीम को इसे सिक्योर कर लेना चाहिए था ताकि इससे कोई छेड़छाड़ ना हो सके। चंद मीडिया वालों की मौजूदगी में बिना किसी भी प्रोटेक्शन के अपने लॉयर्स के साथ इस विसल ब्लोअर ने पुलिस का 1 घंटे तक वहां गाड़ी में ही इंतजार किया, जिसके बाद जब पुलिस नहीं आई तो ये वहां से चले गए। और ये सब तब हुआ जब इसकी जान पर कितना खतरा है ये बात कोर्ट भी मान चुकी थी। इसके अलावा द प्रिंट के हवाले से एक खबर ये भी आई कि जो नरकंकाल इसने कोर्ट में सबमिट किया था, 10 दिन बीत जाने के बाद भी उसे फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया है और वो मेडिकल ओपिनियन के नाम पर एक हॉस्पिटल में पड़ा धूल खा रहा है। अब दोस्तों, ये लापरवाही है या फिर कैलकुलेटेड इनएक्शन, इसका फैसला आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे केसेस में अगर मेन विटनेस को ही कुछ हो जाए तो फिर अथॉरिटीज उसे रैप अप करने में ज्यादा वक्त नहीं लगाती। द विक्टिम स्टोरी। लेकिन उन विक्टिम्स का क्या जो इस वहशी सिस्टम का शिकार बने। लोकल पुलिस, टेंपल अथॉरिटीज और यहाँ की आम जनता भी इस बात को तो मानती है कि देवनगरी के आसपास कई लड़कियां और महिलाएं इस दौरान गायब हुई थी, लेकिन इस सबसे टेंपल ट्रस्ट का कोई रिश्ता है इसे कोई नहीं मानता। 2003 में एक ऐसी ही मिसिंग कंप्लेंट फाइल की थी एक फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट की मां ने, जब उसकी बेटी कॉलेज ट्रिप के साथ इस देवनगरी में आई तो थी लेकिन कभी वापस नहीं गई। पुलिस ने तो उस महिला की कोई मदद की नहीं, ऊपर से मंदिर बोर्ड ने भी उसे जलील करके बाहर निकाल दिया। यही नहीं, जब वो मंदिर के बाहर बैठकर रो रही थी, 4 आदमी आए और उसकी मदद करने के बहाने से उसे एक कमरे में ले गए, जहां उसे कुर्सी से बांधकर इतना मारा पीटा गया कि 3 महीने तक वो कोमा में बेंगलोर के एक हॉस्पिटल में पड़ी रही। लेकिन अब इस विसल ब्लोअर के बाहर निकलने के बाद इस माँ को भी उम्मीद बंधी है कि उसकी बेटी का शव भी उसे मिल पाएगा, जिसका वो हिंदू रीति रिवाजों से क्रियाकर्म करना चाहती है और यही उसकी आखिरी इच्छा है। इस केस को हैंडल करने वाले वकील ने भी बताया है कि उन्हें ऐसी कई फैमिलीज कांटेक्ट कर रही हैं, जिनकी बहन बेटियां भी ऐसे ही यहाँ गायब हो गई थी। और चूंकि वो खुद लोकल पुलिस के पास जाने से डर रहे हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को इनके लिए एक हेल्पलाइन नंबर रिलीज करना चाहिए ताकि इन केसेस का स्केल समझा जा सके। एग्जांपल्स ऑफ सच क्राइम्स। दोस्तों, ये केस बड़ा है क्योंकि बहुत ही पावरफुल लोग इन्वॉल्व हैं और इसीलिए सिस्टम इसकी तह तक पहुंच पाएगा या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर दुनिया में नजर घुमाकर देखेंगे तो ऐसे यौन उत्पीड़न और मास मर्डर केस की एक एग्जांपल आपको मेक्सिको में देखने को मिलती है, जहां 1990 से 2000 के बीच 400 से 500 लड़कियों के रेप और मर्डर्स हुए। लेकिन ड्रग कार्टल्स और करप्ट ऑफिसर्स ने मिलकर इन अपराधों के सभी सबूत मिटा दिए। पुलिस ने कुछ किया नहीं और ये मर्डर केसेस आज तक अनसॉल्व्ड हैं। बात वही है, जब पावरफुल लोग इन्वॉल्व होते हैं तो कवर अप भी बड़ा किया जाता है। इसके अलावा इस केस को जेफरी एप्स्टाइन के केस से भी कंपेयर किया जा सकता है। एप्स्टाइन फाइल्स अमेरिका की पॉलिटिक्स में आजकल एक गरमाया हुआ मुद्दा है। तो जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि ये एक अमीर इन्फ्लुएंशियल आदमी था जो माइनर लड़कियों को सेक्स ट्रैफिकिंग में धकेलता था। कैरिबियन में उसका एक प्राइवेट आइलैंड था जहां वो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को अपनी क्रेजी पार्टीज में बुलाने का काम करता। आरोप है कि इस आइलैंड पर यंग अंडर एज लड़कियों को मसाज और मॉडलिंग के नाम पर बुलाया जाता और फिर उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता। दोस्तों, ये सिर्फ एक पार्टी आइलैंड नहीं था, बल्कि इन पावरफुल लोगों के लिए एक लग्जरी पैराडाइज जैसा था, जहां उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। बाहर से ये किसी रिजॉर्ट जैसा लगता, जबकि अंदर से ये सेक्स ट्रैफिकिंग और मैनिपुलेशन का गढ़ था। क्योंकि कई लोग मानते हैं कि एप्स्टाइन अपने गेस्ट की सीक्रेटली वीडियोस बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था और इसीलिए उसका इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा था। एप्स्टाइन की गेस्ट लिस्ट में बिल क्लिंटन से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और यूके की रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रियो से लेकर केविन स्पेसी जैसे हॉलीवुड एक्टर्स तक शामिल थे, जिन्होंने कभी खुद तो इस आइलैंड पर जाने की बात नहीं कबूली, लेकिन फ्लाइट लॉग्स के डेटा से ये सबूत मिले कि ये लोग वहां जा चुके हैं। शायद इसीलिए इन फाइल्स का पूरा सच अब तक बाहर नहीं आ पाया है। अगर एविडेंस पब्लिक हो गया तो दुनिया के कई इन्फ्लुएंशियल लोगों के करियर और उनकी रेपुटेशन बर्बाद हो सकती है। दोस्तों, इन तीनों केसेस में कुछ बातें हैं जो कॉमन है, जिसमें से पहला है बड़े और पावरफुल लोगों का इन्वॉल्वमेंट, दूसरा है सिस्टम का कवर अप और तीसरा है इंसाफ मिलने की बेहद कम गुंजाइश। द वे अहेड। इस टेंपल ट्रस्ट के केस में भी असली कल्प्रिट्स पकड़े जाएंगे और विक्टिम्स को इंसाफ मिल पाएगा, इसके चांसेस कम ही लगते हैं, क्योंकि जब बड़े बड़े पावरफुल लोगों पर ऐसे सीरियस एलिगेशंस लगते हैं तो इनकी अकूत पावर और पैसा इन्हें सिस्टम को कंट्रोल करने, विक्टिम्स को धमकाने
और किसी भी तरह से अकाउंटेबिलिटी से बचने का मौका देते हैं। मैंने भी इस टेंपल ट्रस्ट या फिर इसके ट्रस्टीज का सीधा नाम नहीं लिया, जिसका कारण ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही टेंपल ट्रस्ट के ऑफिशियल्स ने कोर्ट से एक ऑर्डर पास करवाते हुए 4140 यूट्यूब वीडियोस, 932 फेसबुक पोस्ट, 3584 इंस्टाग्राम पोस्ट, 41 ट्वीट्स और अलग अलग मीडिया पोर्टल्स की 108 रिपोर्ट्स को ब्लॉक करवा दिया। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि जो वीडियोस हमारी टीम घंटों लगाकर तैयार करती है वो आप तक पहुंच ही ना पाए। खैर, आसाराम बापू का केस हो या फिर कुलदीप सेंगर का, राम रहीम की बात हो या फिर एमपी के व्यापम घोटाले की, ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में कब कोई गवाह किसी ट्रक या फिर गाड़ी से टकराकर अपनी जान गंवा दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक और खास बात, मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या फिर चर्च, इन सभी जगहों को लोग दिल से पवित्र मानते हैं, पर जब इनमें ही ऐसे गंदे काम होने के आरोप लगते हैं तो दिल को ठेस तो लगती है। लेकिन हम इन आरोपों को धर्म पर हमले के तौर पर न देखें। ऐसे इल्जाम नजरअंदाज नहीं किए जा सकते। इसीलिए एक समाज के तौर पर हमें चाहिए कि ऐसे एलिगेशंस को हमेशा सीरियसली ले और उन्हें किसी गैंग या देश की साजिश बताने से पहले उसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करें, ताकि जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और उनका इन धार्मिक इंस्टीट्यूशंस में विश्वास बना रहे। कैथोलिक चर्च के ग्लोबल स्कैंडल्स हो या फिर थाईलैंड में सीनियर बुद्धिस्ट मंक्स की अय्याशी, दुनिया भर में ऐसे कई स्कैंडल्स देखने को मिलते हैं जो बताते हैं कि पवित्र से पवित्र जगह में भी इंसान इंसानियत को धोखा दे सकता है। तो दोस्तों, मैं किस केस और किस मंदिर की बात यहाँ कर रहा हूँ आप सभी जानते हैं। आप इस पूरे प्रकरण के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। और फैक्टिफाइड हिंदी की वीडियोस अगर आपको इंसाइटफुल और इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमारी खोई हुई रीच हमें वापस मिल सके। खैर, फिर मुलाकात होगी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।